आज की इस डीप डाइव में एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो तकनीक और डेटा की दुनिया का सबसे अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा मास्टरिंग पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस के उन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है जो डेटा प्रोफेशनल्स की रोजमर्रा की जिंदगी को चलाते हैं। हाँ, तो फोकस में है पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शंस। आज का मिशन बहुत ही क्लियर है, ये समझना कि डेटा एनालिसिस की दुनिया में आखिर ये पाइथन फंक्शंस होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी बात, ये बड़े बड़े डेटा सेट्स को प्रोसेस करने के जटिल काम को कैसे आसान, तेज और पूरी तरह से एरर फ्री बनाते हैं। एग्जैक्टली। पाइथन भाषा अपनी सरलता और क्लीन सिंटैक्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मतलब चाहे कोई कोडिंग की दुनिया में पहला कदम रख रहा हो या फिर कोई सीनियर डेटा साइंटिस्ट हो, पाइथन का ये सीधापन सभी को अपनी ओर खींचता है। पाइथन की इस पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि ये इंसानों की भाषा के बहुत करीब है, और जब बात फंक्शंस की आती है तो तकनीकी नजरिए से इन्हें कोडिंग की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जा सकता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, मेक सेंस। हाँ, ये कोड के ऐसे व्यवस्थित और रीयूजेबल हिस्से होते हैं जिन्हें किसी एक विशेष काम को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। डेटा एनालिसिस में जब लाखों करोड़ों रोज का डेटा प्रोसेस करना होता है तो सारा कोड एक ही जगह लिख देना सबसे बड़ी गलती होती है, राइट? सबसे बड़ी गलती। फंक्शंस उस भारी भरकम प्रोग्राम को छोटे छोटे लॉजिकल और आसानी से समझ में आने वाले हिस्सों में बांट देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए एक रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि घर में एक ऑटोमेटिक कॉफी मशीन रखी है। ओके। जब भी कॉफी पीनी होती है तो बस एक बटन दबाना होता है और कॉफी तैयार हो जाती है। उस बटन को दबाना ही एक फंक्शन को कॉल करना है। मशीन के अंदर पानी कैसे गर्म हो रहा है, प्रेशर कैसे बन रहा है, कॉफी बीन्स कैसे पिस रहे हैं, ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं होती। बस मशीन को कमांड दिया और आउटपुट मिल गया। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और ठीक इसी तरह कोडिंग में भी फंक्शंस काम करते हैं। कॉफी मशीन का ये उदाहरण एब्स्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर रोज सुबह कॉफी पीने के लिए उस पूरी मशीन को पुर्जे पुर्जे जोड़कर शुरुआत से बनाना पड़े तो क्या होगा? वो तो एक दुस्वप्न हो जाएगा। मतलब कोई कॉफी पिएगा ही नहीं। सही कहा। डेटा एनालिसिस में बिना फंक्शंस के कोड लिखना बिल्कुल वैसा ही है। अगर हर बार डेटा क्लीन करने के लिए स्क्रैच से कोड लिखना पड़े तो सारा समय उसी में निकल जाएगा। इसलिए फंक्शंस का उपयोग करने के 4 बहुत ही सॉलिड फायदे हैं। पहला है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी यानी चीजों को मॉड्यूल्स में बांटना। बिल्कुल। जुपिटर नोटबुक में बिना फंक्शंस के कोड लिखने पर वो अक्सर स्पगेटी कोड बन जाता है। स्पगेटी कोड, ये टर्म बहुत सुना है। हाँ, यानी ऐसा कोड जो इतना उलझा हुआ है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। फंक्शंस बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटे संभालने योग्य हिस्सों में तोड़कर इस उलझन को खत्म कर देते हैं। और दूसरा फायदा शायद वो है जो हर डेवलपर का सबसे ज्यादा समय बचाता है, रीयूजेबिलिटी। एग्जैक्टली। एक बार अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया गया तो उसे प्रोग्राम के विभिन्न हिस्सों में या बिल्कुल अलग प्रोजेक्ट्स में भी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। बार बार पहिया का आविष्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। समय की बचत तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा फायदा है मन की शांति, जो हमें तीसरे फायदे की ओर ले जाता है, मेंटेनेबिलिटी या रखरखाव। ये डेटा प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा सिरदर्द होता है ना। जब डेटा एनालिसिस होता है तो अक्सर लॉजिक में बदलाव करने पड़ते हैं। मान लीजिए कि तारीख या डेट के फॉर्मेट को बदलने के लिए एक कोड लिखा गया है और उसे बिना फंक्शन के पूरे प्रोजेक्ट में 50 जगह इस्तेमाल किया गया है। ओहो। अगर उस लॉजिक में कोई बग आ जाए तो उन 50 जगहों पर जाके उसे मैन्युअली ठीक करना पड़ेगा, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। बहुत ज्यादा। लेकिन अगर वो काम एक फंक्शन के अंदर हो रहा है तो बस उस एक फंक्शन में बदलाव करना होता है और पूरे प्रोजेक्ट में वो अपने आप अपडेट हो जाता है। ये तो सच में किसी सुपर पावर की तरह है। और चौथा फायदा, जैसा कि हमने कॉफी मशीन के उदाहरण में देखा, अब्स्ट्रैक्शन, यानी जटिल प्रक्रियाओं को बैकग्राउंड में छिपा देना और स्क्रीन पर केवल जरूरी चीजें ही रखना। एक डेटा एनालिस्ट को सिर्फ अपने डेटा के आउटपुट से मतलब होता है। उसे हर बार उस लंबी गणितीय प्रक्रिया को देखने की जरूरत नहीं है। और यही एब्स्ट्रैक्शन टीम वर्क में भी बहुत काम आता है। अगर एक डेटा इंजीनियर ने डेटाबेस से कनेक्ट करने का एक जटिल फंक्शन बना दिया है तो बाकी डेटा साइंटिस्ट को सिर्फ उस फंक्शन का नाम कॉल करना होता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड में सर्वर के साथ कैसा कनेक्शन बन रहा है। चलिए इसे अनपैक करते हैं। अब तक ये तो साफ हो गया कि फंक्शंस डेटा प्रोफेशनल्स की जिंदगी कैसे आसान बनाते हैं, लेकिन असल में इन्हें पाइथन में बनाया कैसे जाता है? सिंटैक्स के मामले में पाइथन बहुत ही क्लीन है। किसी भी फंक्शन को बनाने की शुरुआत डेफ कीवर्ड से होती है,
जो कि डिफाइन का छोटा रूप है। DEF? राइट, हाँ, DEF। इसके ठीक बाद फंक्शन का एक मीनिंगफुल नाम रखा जाता है, फिर एक पैरेंथेसिस यानी गोल ब्रैकेट लगाए जाते हैं और अंत में एक कोलन लगाया जाता है। इसके बाद आने वाला जो भी कोड इस फंक्शन का हिस्सा होता है वो थोड़ा दाईं और खिसका हुआ होता है, जिसे इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन पाइथन में बहुत क्रिटिकल है। बहुत ज्यादा। कई दूसरी भाषाओं में कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन पाइथन सिर्फ इस स्पेसिंग से समझता है कि कौन सा कोड फंक्शन के अंदर है और कौन सा बाहर। एक बहुत ही बेसिक उदाहरण लेते हैं, डेफ ग्रीट नेम और फिर कोलन। ओके। यहाँ ग्रीट फंक्शन का नाम है और ब्रैकेट के अंदर नेम लिखा है। इसके ठीक नीचे अक्सर ट्रिपल कोट्स के अंदर एक टेक्स्ट लिखा जाता है, जिसे डॉक्स्ट्रिंग कहते हैं। ये डॉक्स्ट्रिंग कोड को पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को ये बताने का काम करती है कि ये फंक्शन असल में करता क्या है। बिल्कुल। इस केस में डॉक्स्ट्रिंग बताएगी कि ये फंक्शन एक नाम लेता है और उसका अभिवादन करता है। फिर मुख्य कोड आता है, प्रिंट, और फिर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हेलो नेम। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। जब कोड में आगे चलकर ग्रीट और ब्रैकेट में एलिस लिखकर इस फंक्शन को कॉल किया जाता है, तो प्रोग्राम तुरंत समझ जाता है कि उसे एलिस नाम के साथ इस प्रक्रिया को चलाना है और स्क्रीन पर हेलो एलिस प्रिंट हो जाता है। सही कहा। ये एक बहुत ही छोटा उदाहरण है, लेकिन इसका जो फाउंडेशनल लॉजिक है वो बड़े से बड़े मशीन लर्निंग मॉडल पर भी लागू होता है। और इस फाउंडेशनल लॉजिक में एक बहुत ही आम कंफ्यूजन भी छुपा है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। हाँ, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का कंफ्यूजन। अक्सर जो लोग नई कोडिंग सीख रहे होते हैं वे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के बीच उलझ जाते हैं और इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। ये दोनों शब्द अक्सर इंटरचेंजेबल तरीके से इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तकनीकी रूप से ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। पैरामीटर वह वेरिएबल है जो फंक्शन बनाते या डिफाइन करते समय पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। जैसे पिछले उदाहरण में नेम एक पैरामीटर था। इसे एक तरह का खाली बॉक्स समझ सकते हैं जिस पर एक लेबल लगा है। और आर्ग्यूमेंट वो एक्चुअल वैल्यू या डेटा है जो फंक्शन का उपयोग करते समय उस खाली बॉक्स में डाला जाता है। एग्जैक्टली। जब ग्रीट एलिस कहा गया तो एलिस वो आर्ग्यूमेंट था जो नेम नाम के पैरामीटर वाले खाली बॉक्स में पास किया गया। डेटा एनालिसिस के संदर्भ में देखें तो पैरामीटर हो सकता है फाइल अंडरस्कोर पाथ और आर्ग्यूमेंट हो सकता है salesdata.csv। ये अंतर दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और पाइथन में तो डेटा पास करने के लिए इन पैरामीटर्स के 3 अलग-अलग प्रकार भी होते हैं। ये तीनों प्रकार डेटा को हैंडल करने के तरीके को बहुत फ्लेक्सिबल बना देते हैं। पहला है पोजिशनल पैरामीटर्स। पोजिशनल पैरामीटर्स वो होते हैं जिनमें आर्ग्यूमेंट्स को बिल्कुल उसी सही क्रम में देना जरूरी होता है जिस क्रम में उन्हें फंक्शन बनाते समय डिफाइन किया गया था। ये एक ताले के कॉम्बिनेशन की तरह है। अगर क्रम बदल दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। मान लीजिए एक फंक्शन है डिवाइड AB जो A को B से भाग देता है। अगर वहां डिवाइड 10 पास किया जाए तो आउटपुट 5 आएगा। लेकिन अगर गलती से पोजीशन बदलकर डिवाइड 10 कर दिया तो आउटपुट 0.2 हो जाएगा, जो कि डेटा एनालिसिस में एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक पैदा कर सकता है। बिल्कुल। इसीलिए दूसरा प्रकार बहुत काम आता है, कीवर्ड पैरामीटर्स। इसमें क्रम या पोजीशन की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि फंक्शन को कॉल करते समय स्पष्ट रूप से पैरामीटर का नाम लिखकर उसकी वैल्यू दी जाती है। उसी उदाहरण में अगर हम डिवाइड B = A = 10 लिखते हैं तो पाइथन कंफ्यूज नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि वो सही कैलकुलेशन ही करेगा। हमने लेबल स्पष्ट कर दिए हैं। कीवर्ड पैरामीटर्स बड़े फंक्शंस में कोड की रीडेबिलिटी को बहुत बढ़ा देते हैं। और तीसरा प्रकार तो डेटा साइंस लाइब्रेरीज में हर जगह दिखता है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। हाँ, इसमें फंक्शन बनाते समय ही किसी पैरामीटर को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी जाती है। इसका मतलब है कि अगर फंक्शन कॉल करते समय यूजर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देता है तो पाइथन अपने आप उस डिफॉल्ट मूल्य का इस्तेमाल कर लेता है। एक तरह से ये एक सेफ्टी नेट है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है डिफाइन डिस्क्राइब अंडरस्कोर पेट अंडरस्कोर टाइप और पेट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स रेक्स। इस फंक्शन में 2 पैरामीटर्स हैं। पहला है एनिमल टाइप और दूसरा है पेट नेम। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पेट नेम को पहले से ही रेक्स वैल्यू दे दी गई है। तो जब इस फंक्शन को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, डिस्क्राइब पेट हैमस्टर और हैरी, तो ये स्क्रीन पर दिखाता है कि मेरे पास एक हैमस्टर है
और उसका नाम हैरी है। यहाँ दोनों आर्ग्यूमेंट्स स्पष्ट रूप से पास किए गए हैं। लेकिन अगर सिर्फ इतना लिखा जाए, डिस्क्राइब पेट डॉग, तो फंक्शन कोई एरर नहीं देता? बिल्कुल नहीं। वो समझ जाता है कि जानवर कुत्ता है, और चूंकि कोई नाम पास नहीं किया गया, इसलिए वो अपने आप डिफॉल्ट नाम उठा लेता है और कहता है मेरे पास एक कुत्ता है और उसका नाम रेक्स है। डेटा क्लीनिंग में इसका बहुत उपयोग होता है। हाँ, मान लीजिए एक फंक्शन है क्लीन डेटा और उसमें पैरामीटर है ड्रॉप एम्प्टी रोज इक्वल्स ट्रू। अगर कोई सिर्फ डेटा पास करता है तो फंक्शन डिफॉल्ट रूप से सारी खाली रोज को हटा देगा, जिससे काम बहुत आसान हो जाता है। तो इन सब का मतलब क्या है? अभी तक हमने देखा कि फंक्शंस कैसे डेटा को अंदर लेते हैं और स्क्रीन पर जानकारी प्रिंट करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये है कि सिर्फ स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कर देने से डेटा एनालिसिस का काम नहीं चलता। प्रिंट करना तो बस ऐसा है जैसे किसी को केक की फोटो दिखाना। डेटा एनालिसिस में हमें एक्चुअल डेटा, यानी वो केक वापस चाहिए होता है, ताकि उस पर आगे की प्रोसेसिंग की जा सके। ये कोडिंग के सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स में से एक है और इसका जवाब पाइथन के रिटर्न स्टेटमेंट में छिपा है। रिटर्न स्टेटमेंट? हाँ, प्रिंट सिर्फ इंसानों के देखने के लिए स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाता है, लेकिन प्रोग्राम के लिए उसका कोई मतलब नहीं होता। जब कोई फंक्शन अपना काम पूरा कर लेता है तो रिटर्न स्टेटमेंट उसके एग्जीक्यूशन को खत्म करता है और जो भी परिणाम या डेटा होता है उसे वापस प्रोग्राम फ्लो में भेज देता है, ताकि मशीन उसे आगे इस्तेमाल कर सके। एक सिंपल मैथ उदाहरण से इसे समझते हैं। एक फंक्शन है ऐड नंबर्स a और b। अगर इसके अंदर प्रिंट a + b लिखा है और हम ऐड नंबर्स 5 3 कॉल करते हैं तो स्क्रीन पर 8 दिखेगा जरूर। लेकिन अगर हम उस 8 को किसी और वेरिएबल में सेव करना चाहें तो वो नहीं होगा, वो बस हवा में गायब हो जाएगा। बिल्कुल गायब हो जाएगा। लेकिन अगर उसी फंक्शन में रिटर्न a + b लिखा जाए तो जब ऐड नंबर्स 5 3 पास किया जाता है तो ये स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं करता। इसके बजाय ये 8 का परिणाम वापस देता है। और इस 8 को किसी दूसरे वेरिएबल में सुरक्षित किया जा सकता है, जैसे रिजल्ट इक्वल्स ऐड नंबर्स 5 3। और फिर उस रिजल्ट का इस्तेमाल पूरे डेटा पाइपलाइन में कहीं भी किसी और कैलकुलेशन के लिए किया जा सकता है। डेटा एनालिसिस पूरी तरह से इसी फ्लो पर टिका है। एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन का इनपुट बनता है। और यहाँ एक और कमाल की बात सामने आती है। कई लोगों को लगता है कि एक फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन बहुत फ्लेक्सिबल है। पाइथन में एक से अधिक वैल्यूज भी रिटर्न की जा सकती हैं, बस उन्हें कॉमा लगाकर अलग करना होता है और पाइथन उन्हें एक टपल के रूप में एक साथ पैक करके वापस भेज देता है। टपल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। टपल को एक सीलबंद लिफाफे की तरह समझा जा सकता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा डेटा सेट है और एक फंक्शन बनाया गया है जिसे उस डेटा सेट में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। वो फंक्शन दोनों नंबरों को खोजेगा, उन्हें एक टपल वाले सीलबंद लिफाफे में डालेगा और रिटर्न min_val, max_val करके वापस भेज देगा। डेटा एनालिस्ट उस लिफाफे को रिसीव करके दोनों वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल्स में एक ही लाइन में अनपैक कर सकता है। डेटा सुरक्षित रहता है और काम बहुत तेजी से होता है। ये सारी थियोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति असल जिंदगी में हजारों डेटा पॉइंट्स और स्प्रेडशीट्स के साथ संघर्ष कर रहा होता है तो ये सब उसका काम कैसे आसान करता है? चलिए रीयूजेबल फंक्शंस के उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो डेटा एनालिसिस की जान है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता पर पड़ता है। डेटा एनालिसिस में अक्सर एक ही तरह की गणनाएं, जैसे एवरेज निकालना, मिसिंग वैल्यूज भरना या डेटा नॉर्मलाइज करना, अलग अलग डेटा सेट्स पर करनी पड़ती हैं। अगर हर बार इन कामों के लिए नया कोड लिखा जाए तो न सिर्फ बहुत सारा समय बर्बाद होगा, बल्कि टाइपिंग मिस्टेक्स या लॉजिकल एरर्स होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाएगी। एक बार एक रीयूजेबल फंक्शन बना लेने से वो कोड पूरी तरह से टेस्टेड और सुरक्षित हो जाता है। मान लीजिए हमें औसत या एवरेज निकालना है। इसके लिए एक कस्टम फंक्शन कैलकुलेट एवरेज नंबर्स बनाया जा सकता है। ये फंक्शन पहले इनपुट में आई लिस्ट का कुल योग निकालता है, जिसके लिए पाइथन के बिल्ट इन सम नंबर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे टोटल वेरिएबल में रखा जा सकता है। और फिर वो लेन नंबर्स के जरिए ये गिनता है कि लिस्ट में कुल कितने आइटम हैं और उसे काउंट में सुरक्षित करता है। और अंत में वो टोटल डिवाइडेड बाय काउंट को रिटर्न कर देता है। अब इसमें एक क्रिटिकल डेटा एनालिसिस एंगल जोड़ते हैं। क्या होगा अगर जो डेटा लिस्ट पास की गई है वो खाली हो? अगर काउंट 0 है तो 0 से डिवाइड करने पर प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। एग्जैक्टली।
एक अच्छे रीयूजेबल फंक्शन के अंदर हम एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर लिस्ट खाली है तो वो क्रैश होने के बजाय 0 या नन रिटर्न करे। ये फंक्शन एक बार लिख दिया गया तो अब इसे किसी भी डेटा सेट पर बिना किसी डर के इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, चाहे नंबरों की एक छोटी सी लिस्ट हो या फिर किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लाखों कस्टमर्स के खर्च का डेटाबेस। ये एक अकेला फंक्शन बिना थके हर बार बिल्कुल सही औसत निकाल कर दे देगा। एक ही लॉजिक को बार बार लिखने से बचना और पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना, यही असली एफिशिएंसी है। और इसी एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए पाइथन में कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो डेटा साइंस में बहुत इस्तेमाल होते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन अक्सर कोडिंग कम्युनिटीज में एक अजीब सा शब्द सुनाई देता है, लैम्डा। नाम से तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का गैजेट या कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट लगता है। असल में ये है क्या? लैम्डा फंक्शंस का नाम जरूर फैंसी है, लेकिन इनका काम बहुत ही सीधा है। ये असल में पाइथन के बहुत ही छोटे और अनाम फंक्शंस होते हैं। इन्हें डेफ कीवर्ड के बजाय लैम्डा कीवर्ड का उपयोग करके बनाया जाता है। अनाम यानी अनोनिमस फंक्शंस। हाँ, इनकी सबसे बड़ी खासियत और सीमा ये है कि इनमें पैरामीटर्स तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन या लॉजिक केवल एक ही लाइन का हो सकता है। मतलब ये उन कामों के लिए हैं जो बहुत ही छोटे हैं और जिनके लिए पूरा डेफ वाला लंबा चौड़ा ब्लॉक और इंडेंटेशन लिखने की जरूरत नहीं है। एक तरह से थ्रो अवे फंक्शंस। एग्जैक्टली। डेटा एनालिसिस में कई बार ऐसा होता है कि हमें डेटा को सिर्फ एक बार फिल्टर करना है या उसे किसी खास क्रम में लगाना है। मान लीजिए हमारे पास सेल्स डेटा की एक बहुत बड़ी लिस्ट है और हमें सिर्फ वो आइटम्स चाहिए जिनकी सेल 1000 रुपए से ज्यादा है। वहां पूरा फंक्शन डिफाइन करने के बजाय हम एक छोटी सी लैम्डा लाइन लिखते हैं जो डेटा को तुरंत फिल्टर कर देती है। ये पांडास जैसी डेटा साइंस लाइब्रेरीज के साथ बहुत शानदार तरीके से काम करता है। ये कोड को छोटा और क्रिस्प बनाए रखते हैं। एक और चीज जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है लेकिन जो किसी भी अच्छे कोड बेस के लिए बहुत जरूरी है, वो है डॉक्यूमेंटेशन। हमने शुरुआत में डॉक्स्ट्रिंग्स का जिक्र किया था। हाँ, जब कोई फंक्शन बनाया जाता है तो वो उस समय तो बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद वो खुद कोडर को भी समझ आएगा? कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए डॉक्स्ट्रिंग्स इतनी जरूरी है। एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कोई अकेले कोड नहीं लिखता, टीम के दूसरे लोग भी बनाए गए फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। जब डॉक्स्ट्रिंग सही से लिखी होती है तो कोई भी डेवलपर पाइथन के इनबिल्ट हेल्प फंक्शन के अंदर फंक्शन का नाम डालकर तुरंत पढ़ सकता है कि उस फंक्शन का उद्देश्य क्या है, उसे कौन से पैरामीटर्स चाहिए और वो क्या रिटर्न करता है। ये एक अच्छे कोडर की निशानी है कि उसका कोड भविष्य के लिए सुरक्षित और दूसरों के लिए समझने लायक हो। ये सच में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल बात है। तो चलिए इस पूरी डीप डाइव के मुख्य बिंदुओं को एक साथ समेटते हैं। हमने देखा कि पाइथन में फंक्शंस सिर्फ कोड की लाइनों को कम करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये असल में कोड को मॉड्यूलर बनाते हैं, जटिलताओं को छिपाते हैं और एक ऐसी रीयूजेबल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिससे डेटा एनालिसिस का काम तेज और एरर फ्री हो जाता है। चाहे वो पैरामीटर्स के जरिए डेटा को अंदर लाना हो या रिटर्न स्टेटमेंट्स और टपल्स के जरिए आउटपुट को सुरक्षित रूप से वापस भेजना हो, ये सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करते हैं। इस नींव के बिना बड़े डेटा प्रोजेक्ट्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब कोई इन बुनियादी बातों पर महारत हासिल कर लेता है तो स्प्रेडशीट्स के मैनुअल काम से निकलकर वो असल ऑटोमेशन की दुनिया में कदम रखता है। फिर करोड़ों रोज का डेटा भी बस एक फंक्शन कॉल की दूरी पर होता है। आज की ये चर्चा पाइथन फंक्शंस की इस छिपी हुई ताकत को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने लाती है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये छोटे छोटे कोड ब्लॉक्स बड़े और जटिल डेटा ऑपरेशंस को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते एक विचार। इस चर्चा में ये देखा गया कि कैसे फंक्शंस बड़े और जटिल डेटा ऑपरेशंस को छोटे, स्वचालित और पुनः उपयोगी हिस्सों में बांट देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इन छोटे छोटे फंक्शंस को आपस में एक चेन की तरह जोड़कर एक ऐसा स्वायत्त सिस्टम बना दिया जाए जो नया डेटा आते ही बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद सारे विश्लेषण कर ले? ये तो डेटा साइंस का अगला लेवल हो जाएगा। क्या ये फंक्शंस सिर्फ कोड को आसान बनाने का एक टूल हैं या फिर ये डेटा विज्ञान में भविष्य के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग प्रणालियों की ओर उठाया गया सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है? सोचने वाली बात है। आज की इस डीप डाइव के लिए बस इतना ही।